तो किसी शायर ने कहा है, आंधियाँ चलती रहे, अफलाक थर्राते रहे, अपना परचम हम भी तूफानों में लहराते रहे, फांसियाँ उगती रही, जिंदा उभरते ही रहे, चंद दीवाने झूमू के जमजमे गाते रहे। इतिहास में भीड़ को कोई याद नहीं करता, याद केवल वही रह जाते हैं जो चंद दीवानों में शुमार हो। कृष्णमूर्ति और बाकुनिन मर्सिडीज में नहीं घूमते थे, पर उस दौर के हजार मर्सिडीज वाले आज याद भी कहाँ किए जाते हैं। याद तो केवल वही हैं जो भीड़ से हट गए, जिन्होंने अपनी दीवानगी चुन ली। कृष्णमूर्ति और बाकुनिन आपको एक नया गाजर नहीं देते जिसके पीछे आप फिर से भेड़ चाल में कतार में खड़े हो जाएं। दोनों ने अपने समय की प्रचलित सत्ता या अथॉरिटी, चाहे वह धर्म की हो, आध्यात्मिक हो या राज्य की, सभी के प्रासंगिकता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए और बेखौफ अपने विचार लोगों के सामने रखे, जिन्हें आज फिर से दोहराए जाने की जरूरत है। और खासकर आज के नए भारत में, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आलोचना को सत्ता और अथॉरिटी ने राजद्रोह का नाम देकर निरंकुश तरीके से दबाने का कार्य किया है। ऐसे में आज पुनः हमें ऐसे लोगों की आवाज को मुखर करने की जरूरत है जो अपने समय में सभी तरह की सत्ता और अथॉरिटी की बर्बरता और निरंकुशता को उजागर करते रहे और आगे करते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम दो शब्दों अनार्किज्म और अथॉरिटी या फिर कहें अराजकतावाद और प्राधिकार को समझ लेते हैं। अनार्किज्म या अराजकतावाद की मूल संरचना सभी तरह की सत्ता और अथॉरिटी को नकारती है तथा शासक विहीन समाज की ओर उन्मुख है, जहां समाज पे अथॉरिटी या सत्ता पे बैठे कुछ लोगों का राज होने के बजाय नागरिकों की बुद्धिमत्ता और तार्किकता का शासन हो। अर्थात समाज में व्यक्ति के समूहों के बजाय व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता और सहकारिता से समाज चले। दूसरा शब्द अथॉरिटी है, जिसके भीतर सत्ता के पक्ष, चाहे वह किसी भी तरह के हो, धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक या दार्शनिक, जो दूसरों को निर्देशित करते हैं, शामिल है। अथॉरिटी केवल मूर्त रूप में नहीं होती। कृष्णमूर्ति अथॉरिटी के मानसिक जड़ों को उजागर करते हैं, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति किसी भी धर्म या समाज की अथॉरिटी में न मानता हो, वह आंख बंद कर कृष्णमूर्ति की किताबों को ही अथॉरिटी बना बैठा हो और कृष्णमूर्ति को छोड़कर किसी की नहीं पढ़ता सुनता हो, जैसे आज ओशो सन्यासी ओशो के सिवा किसी की नहीं सुनना चाहते। इसलिए अथॉरिटी के सभी पहलुओं को बारीकी से समझने के लिए हमें कृष्णमूर्ति और बाकुनिन को एक साथ समझना होगा, अन्यथा हम केवल कृष्णमूर्ति और बाकुनिन में सिमट कर रह जाएंगे। आप किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, शोषण और तानाशाही केवल और केवल अथॉरिटी में बैठे लोगों द्वारा ही होता है, क्योंकि अथॉरिटी चाहे किसी भी तरह का हो, इसका मूल इसी में है कि कोई इससे नीचे रहे, कोई इससे डरे, कोई इसको पूजा करे। भारत की बात करें तो गांधी, जो खुद रूस के अराजकतावादी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू के व्यवहारिक अराजकतावाद से प्रभावित रहे और इसी से उन्होंने भारत में अराजकतावादी आंदोलनों का प्रयोग शुरू किया। असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलन का मूल क्या है? यही न कि सरकार उसके सभी अथॉरिटी की खुलकर अवहेलना करो और स्वराज किया और आगे बढ़ो। स्वराज यानी क्या? स्वराज का अर्थ है अपने खुद की बुद्धि से संचालित हो, न कि किसी अथॉरिटी से, राज्य से भी नहीं। गांधी खुद राज्य और हिंसा को दो अलग चीज नहीं मानते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति के पास एक आत्मा होती है, लेकिन चूंकि राज्य एक निष्प्राण मशीन है, इसलिए इसे उस हिंसा से कभी नहीं छोड़ा जा सकता जिसके लिए इसका अस्तित्व है। अगर भारत के सबसे मुखर क्रांतिकारी भगत सिंह की बात करें तो उनकी जेल डायरी में बाकुनिन के कई विचार लिखे हुए हम मिलते हैं और भगत सिंह भी अराजकतावादी विचारक बाकुनिन से प्रभावित रहे थे। 1928 में भगत सिंह ने पंजाबी मैगजीन कीर्ति में अराजकतावाद पर एक लेख भी लिखा, जिसमें वो लिखते हैं, द पीपुल आर स्कैर्ड ऑफ द वर्ड अनार्किज्म। द वर्ड अनार्किज्म हैज बीन अब्यूज्ड सो मच दैट इवन इन इंडिया रिवॉल्यूशनरीज हैव बीन कॉल्ड अनार्किस्ट टू मेक देम अनपॉपुलर। अराजकतावाद शब्द से लोग डरे हुए हैं। अराजकतावाद शब्द का भारत में बहुत दुरुपयोग किया है। क्रांतिकारियों को बदनाम करने के लिए अराजकतावादी उन्हें कहा जाता है। अराजकतावाद के उद्देश्य पर भगत सिंह लिखते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ अनार्किज्म इज complete independence, according to which no one will be obsessed with God or religion, nor will anybody be crazy for money or other worldly desires. अराजकतावाद का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति ईश्वर या धर्म के प्रति आसक्त नहीं होगा और न ही कोई धन या अन्य सांसारिक वासनाओं का दीवाना होगा। भगत सिंह जी अपने को अराजकतावादी कहते थे। असल में कोई भी व्यक्ति जो सत्ता या अथॉरिटी की निरंकुशता या बर्बरता के खिलाफ लड़ रहा है अथवा जो इंसान की स्वतंत्रता को राज्य और धर्म से ऊंचा मानता है, वह अराजकतावादी है। आप किसी भी देश के इतिहास में प्रमुख दार्शनिकों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को देखिए, वो हमेशा सत्ता और अथॉरिटी से लड़ते हुए दिख जाएंगे। चाहे किसी पवित्र किताब की मूर्खतापूर्ण बातों के खिलाफ गैलीलियो हो, राज्य की बर्बरता के खिलाफ सुकरात हो, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मार्क्स हो, धर्मों के पाखंडपूर्ण अथॉरिटी के खिलाफ चारवाक हो, आध्यात्मिक ठाकों के खिलाफ जे कृष्णमूर्ति हो, धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ कबीर हो या फिर जातिवादी मानसिकता के खिलाफ अम्बेडकर हो। ऐसा क्यों है कि दुनिया के किसी भी इतिहास में केवल व्यक्ति या नागरिक ही राज्य या धर्म से हमेशा मारे या सताए जाते हैं? क्या आपने कोई ऐसा इतिहास पढ़ा है जिसमें राज्य धर्म की अथॉरिटी को किसी व्यक्ति या नागरिक से खतरा महसूस हुआ हो?
नहीं, आपको ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलेगा जहाँ कमजोरों ने शक्तिशाली पर शोषण किया हो। शोषण हमेशा शक्तिशाली करते हैं, लोगों को गुमराह हमेशा कोई अथॉरिटी करती है। समाजवाद का मुखौटा लगाकर नरसंहार केवल राज्य करता है, दबाने का कार्य व्यक्ति नहीं सत्ता करता है। भारत में आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की खतरे में है या सरकार की? व्यक्ति खतरे में है या सत्तारूढ़ धर्म? राजद्रोह कानून का दुरुपयोग गांधी ने किया था या फिर ब्रिटिश सरकार ने? आइए सबसे पहले अथॉरिटी शब्द को समझते हैं। 1882 में छपी बाकुनिन की किताब है गॉड एंड द स्टेट, उसी में एक अध्याय उन्होंने अथॉरिटी पर लिखा है, व्हाट इज अथॉरिटी के नाम से। उस पूरे लेख में कई नए तथ्य आज आपको जानने को मिलेंगे जो आगे किसी भी तरह की अथॉरिटी, चाहे कोई भी हो, मनोवैज्ञानिक या फिर कोई भी आध्यात्मिक वगैरह कुछ भी, उसकी अवैज्ञानिक और मूर्खतापूर्ण संरचना को समझने में सहायक होंगे। चलिए इस पर नजर डाल दें। बाकुनिन लिखते हैं, What is authority? Is it the inevitable power of the natural laws which manifest themselves in the necessary concretion and the succession of phenomenon in the physical and social world? बाकुनिन पूछते हैं अथॉरिटी क्या है? क्या यह कोई प्राकृतिक शक्ति है जो अपने आप को भौतिक और सामाजिक दुनिया में अलग अलग घटनाओं के संयोजन और अनुक्रम से स्वयं को प्रकट करती है? आगे वो लिखते हैं, फॉर स्लेवरी सपोजेस एन एक्सटर्नल मास्टर, ए लेजिस्लेटर आउटसाइड ऑफ द वन हुम ही कमांड्स, व्हाइल देज लॉज आर नॉट आउटसाइड ऑफ अस, दे आर इनहेरिटेंस इन अस। गुलामी के लिए एक बाहरी ताकत का होना आवश्यक है, एक निर्णयकर्ता का जो आदेश मानने वाले के बाहर हो, जबकि यह नियम या आदेश जिसे हम स्वाभाविक के पालन करते हैं वह बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। आपको चार लोगों के बीच कैसे पेश आना है, इस पर अथॉरिटी जो सामाजिक अर्थ है उसका अधिकार है। जबकि अगर आपके सामने खतरा हो तो वहाँ बाहरी अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता, क्योंकि आपको भी पता है कि जब खतरा हो तो आपको करना क्या है। इसके लिए किसी धर्म, कानून या फिर अथॉरिटी की जरूरत नहीं, धार्मिक किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं। आदमी को पता है भूख लगे तो क्या करना है। द लिबर्टी ऑफ मैन कंसिस्ट सोलली इन दिस दैट ही obeys natural laws because he has himself recognized them as such and not because they have been externally imposed upon him by any foreign will, whether divine or human, collective or individual। मनुष्य की स्वतंत्रता पूरी तरह से इसमें निहित है कि वह स्वयं ही प्राकृतिक कानूनों का पालन करता है, न कि किसी बाहरी ताकत, चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक कोई भी हो, के द्वारा नहीं, क्योंकि वह स्वयं इन प्राकृतिक कानूनों को पहचानता है। आप खुद सोचिए कि जब एक कलाकार अपनी कला दिखाता है उसके बाद लोग ताली क्यों मारते हैं? तो इसलिए जो प्राकृतिक कानून है पहले से आदमी में मौजूद हैं, जो आदमी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर इसमें अथॉरिटी बीच में हस्तक्षेप क्यों करता है? ह्यूमन साइंस इज ऑलवेज नेसेसरली इम्परफेक्ट एंड दैट कंपेयरिंग व्हाट इट हैज डिस्कवर्ड विद व्हाट रिमेन्स टू बी डिस्कवर्ड, वी माइट से दैट इट इज ऑलवेज इन द क्रेडल। मानव विज्ञान जो है वह हमेशा अनिवार्य रूप से अपूर्ण होता है, इम्परफेक्ट होता है, इस सेंस में कि इसने मानव विज्ञान ने जो खोजा है उसकी तुलना में जो खोजा जाना बाकी है यह सतत क्रम है, और इसकी यही सुंदरता है कि यह हमेशा नई खोजों और तथ्यों से अपने को जोड़ते रहता है। बट बिकॉज दिस लेजिस्लेशन इमिनेटिंग फ्रॉम द एकेडमी वाज इम्पोज्ड इन द नेम ऑफ ए साइंस दैट वेनरेटेड विदाउट कम्प्रिहेंडिंग, सच अ सोसाइटी वुड बी सोसाइटी नॉट ऑफ मेन बट ऑफ ब्रूट्स। लेकिन राज्य जो कानून थोप रहा, वह कानून जो अकादमी से निकला है वह विज्ञान के नाम पर हम पर थोपा जा रहा, वो भी हमसे बिना पूछे, बिना हमारी इजाजत के। ऐसा समाज इंसानों को नहीं जानवरों को होगा, क्योंकि अभी जैसा बाकुनी ने कहा कि मानव विज्ञान हमेशा बदलते रहता है। अब मान लो किसी मानव वैज्ञानिक ने यह शोध करके बता दिया कि आदमी की जो क्षमता है वो 12 घंटे काम करने की है, तो राज्य कहेगा कि तुमको तो 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई शारीरिक या मानसिक स्थिति को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव विज्ञान ने ऐसा कहा है, तो अथॉरिटी ने उसको हथिया लिया है। फिर इसी के कारण सरकारी कर्मचारियों में मानसिक दबाव, अवसाद, टेंशन, कमर दर्द और कई तरह के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकार पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने उसको एकाधिकार उस पर जमा लिया है। अब उसमें जो मानव विज्ञान के नए नए तथ्य जुड़ेंगे उसको तो वो हर नहीं देखेगी, क्योंकि 12 घंटा फिर वैसे में 8 घंटा हो जाएगा। बाकुनिन अकादमिक स्तर पे जो अथॉरिटी होती है शोधकर्ताओं या वैज्ञानिकों की, उन पर भी प्रहार करते हुए लिखते हैं, This is the history of all the academics. The greatest scientific genius from the moment that he becomes an academician and officially licensed servant inevitably declines and lapses into sleep. सभी अकादमियों का यह इतिहास है। सबसे बड़ा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिस क्षण से वह एक शिक्षाविद बन जाता है, एक लाइसेंस प्राप्त शिक्षा के विद्वान बन जाता है, वह अनिवार्य रूप से आलसी और प्रभावहीन होने लगता है, क्योंकि अब उसके पास अथॉरिटी आ गई। अब फिर से नया तथ्य या फिर नया चीजों खोज करने की जरूरत क्या? अब तो उसको अथॉरिटी मान लिया गया है समाज में, जो वो कहेगा वही सच हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रतिभाशाली होता है वो जैसे उसके पास अथॉरिटी होगा तो प्रभावहीन या फिर एक प्रकार से अपने कार्य के प्रति प्रभावहीन हो जाता है। The greatest intelligence would not be sufficient to grasp the entirety from these results for science as well as for industry, the necessary of the division and association of labor। सबसे बड़ा बुद्धिमान भी किसी चीज को समग्र पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, और इसलिए विज्ञान के साथ साथ उद्योग के लिए भी कार्यों का विभाजन और श्रमों का संगठन जरूरी है अथॉरिटी में। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ केवल एक ही आदमी, एक ही संस्था, एक ही इकाई पूरे समाज पर अपने निर्णय थोप देता है।
बिना अन्य विकल्प उसको दिए समाज में जो उस निर्णय के विरुद्ध भी अच्छा कुछ सोच सकते हैं उन्हें भी दबा दिया जाता है या उनकी नहीं सुनी जाती, क्योंकि समाज के व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं होता और अंधा समाज केवल अथॉरिटी की महानता स्वीकारता है, विचारों की श्रेष्ठता नहीं। अगर बड़े बुजुर्ग ने कह दिया तो वही सही होगा, दूसरा कैसे कह सकता है, क्योंकि अथॉरिटी तो बड़े बुजुर्गों के पास है। What is freedom from authority? You can break a law. That is not the freedom from authority. कृष्णमूर्ति पूछते हैं अथॉरिटी से स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है। आप कोई कानून तोड़ सकते हैं पर यह अथॉरिटी से स्वतंत्र होना नहीं है। संभवतः उनका इशारा इस ओर है कि अथॉरिटी से स्वतंत्रता केवल कोई कानून तोड़ देना या किसी बाहरी अथॉरिटी की अवहेलना भर कर देना नहीं है। But there is freedom in understanding the whole process, how the mind creates authority, how each one of us is confused and therefore wants to be assured that he is living the right kind of life. कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं स्वतंत्रता तभी है जब हम पूरी प्रक्रिया समझते हैं कि कैसे हमारा मन अथॉरिटी को निर्मित करता है। हम में से हर कोई कैसे भ्रमित और इसलिए हम किसी के कहे अनुसार आश्वस्त होना चाहते हैं कि हम सभी तरह का जीवन जी रहे हैं। कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई बाबा, कोई नेता बस हमें कह दे कि यह जीवन सुरक्षित है, यह श्रेष्ठ है, इसके आगे कुछ नहीं, फिर हम कोने में बैठ जाना चाहते हैं। बिकॉज वी वांट टू बी told what to do. We are exploited by gurus, spiritual as well as scientific. We do not know the significance of life as long as we are copying, imitating, following. हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए हम क्या करें। हम आध्यात्मिक, बौद्धिक, वैज्ञानिकों के अंधानुकरण में लगे हुए हैं। हम जीवन का महत्व नहीं जानते, हम केवल अनुसरण और किसी फेमस आदमी की नकल बस जानते हैं। All our life is following a tradition, the tradition of yesterday or of thousands of years, and we make every experience into an authority to help us to achieve a result. हमारा सारा जीवन एक परंपरा का अनुसरण है, चाहे यह परंपरा कल की हो या हजारों वर्षों की हो। हम हर अनुभव को एक अथॉरिटी बना लेते हैं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यह और कुछ नहीं, महज एक डर है। तो वी डू नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, ऑल दैट वी नो इज फियर, फियर ऑफ व्हाट समबडी सेज, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट वी वांट, फियर ऑफ कमिटिंग रॉन्ग, फियर ऑफ डूइंग। Our minds are so confused that in theory that we cannot describe what significance life has to us. इसलिए हम जीवन के महत्व को नहीं समझते। हम तो जानते हैं वह है केवल डर। डर बस इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर मर जाने का, डर किसी चीज़ को प्राप्त न करने का, डर इच्छा है कि हमारी महत्वाकांक्षा है उसको पाएंगे कि नहीं। हमारा मन इतना भ्रमित है, सिद्धांतों में इतना उलझा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि हम कह सकते हैं जीवन का महत्व ही हमको नहीं पता। हम बस हर नए एक के प्रति डरे हुए लोग हैं। हम बस सिर्फ डरे हुए लोग हैं।